डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और सेकेंड यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो अवकल गुणांक है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो कांस्टेंट है, उसका हम अध्ययन करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ स्पेशल बात यह है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यानी इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 pny इक्वल टू qx। यहाँ पर जो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे और भी एक्सरसाइज है उनको भी हल करेंगे, उसमें भी ये p1 p2 pn तक जो मान है ये आएंगे। लेकिन आज हम जो अध्ययन करेंगे उसमें ये जो अवकल समीकरण है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें p1 p2 और pn ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हम आज पढ़ेंगे जिसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो गुणांक है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो अवकलित पद है वो एक एक घात का ही होना चाहिए। एक एक घात का है तभी उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर ही होना चाहिए, dy अपॉन dx ही होना चाहिए। ऐसे नहीं इसका स्क्वायर हो जाए तब ये लीनियर नहीं रहेगी, इसकी दो घात हो जाएगी। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हमें दो प्रकार से इसको दो पार्ट बना के इसको हल करना है। फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेकंड जो पद होता है वो आगे वाला होता है, बराबर से इधर बराबर से आगे। तो इधर वाला जो पार्ट है उसका जो हल है उसको हम पूरक फलन कहते हैं। इसका जो हल ज्ञात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको पूरक फलन, और इसका जो हल आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशिष्ट समाकल PI। इसको शॉर्ट में PI कहेंगे, इसको CF कहेंगे, और इसका जो टोटल हल आएगा वो CF प्लस PI। दोनों को ऐड करने से जो हल हमें प्राप्त होगा वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का इच्छित हल हमें प्राप्त होता है। तो अब हम आगे देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे ज्ञात करेंगे और PI कैसे ज्ञात करते हैं। चलो तो देखते हैं। इसको हल करने के लिए हम जो अवकलित पद है उसको एक संकारक के रूप में लिखते हैं। यानी ये D है तो इसको हम dn लिखेंगे प्लस p1 dn माइनस 1। इसी प्रकार लास्ट का d या pn इंटू वाई इक्वल टू qx। तो सबसे पहले हम दी गई अवकल समीकरण को एक d के रूप में लिखेंगे, संकारक के रूप में लिखेंगे,
और संकारक के रूप में लिखने के बाद में हम इसकी सहायक समीकरण बनाएंगे ए ई सहायक समीकरण, डी की जगह हम एम कर देंगे, एम की पावर एन, तो एम के रूप में एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बराबर 0 करके हम एम की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां जैसे हम एक समीकरण लेते हैं d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इस रूप में हम इस समीकरण को चेंज करेंगे। फिर लास्ट में जो सहायक समीकरण कैसे बनेगी, इसकी सहायक समीकरण कैसे बनाएंगे, d की जगह m करेंगे, यहाँ m कोई कांस्टेंट राशि है, कुछ भी ले सकते हो आप, m जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ m की वैल्यू ज्ञात करेंगे, m बराबर प्लस माइनस 1 है, ये m की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। और m की वैल्यू प्राप्त होने के बाद में हम इसका फार्मूला एक वो हमें याद रखना है। तो देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं CF ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए जो m हमें प्राप्त हुआ वो कौन कौन सी कंडीशन में हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ m अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो सकती है, जैसे प्लस माइनस 1 हमें प्राप्त हुआ तो दोनों अलग अलग है। m सेम संख्या भी प्राप्त हो सकती है, या m है वो सम्मिश्र संख्या भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है, केस फर्स्ट है जब m वास्तविक एवं असमान हो, यानी हमारे पास मान लीजिए m1, m2, m3, mn इस प्रकार की अलग अलग इसके मूल, इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए, तो इसका जो हल आएगा CF वो आएगा C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस Cn e की पावर mnx। तो ये अपने को याद रखना है। अगर सब मूल अलग अलग है तो हम CF वाला ये फार्मूला याद रखेंगे। सेकंड जो केस है, केस सेकंड, इसमें जब m के मान समान हो, मान लीजिए कोई दो मान समान है या तीन भी सेम हो सकते हैं, m बराबर जैसे m1 और m2 ये मूल है, दो सेम है, आगे m3 m4 ये सब अलग अलग है, तो उसका CF हमें प्राप्त होगा C1 प्लस C2, क्योंकि दो मान है तो दो कांस्टेंट लेने हैं और इसको x से अलग करना है, e की पावर m1 लिखो या m2 लिखो, या इन दोनों का जो भी मान है, मान लिया हमने m है आ गया तो m लिख देंगे, प्लस C3 e की पावर m3x प्लस आगे जितने भी है वो सब हम अलग अलग इसमें कर देते हैं। अगर तीन मान समान हो जाए, m1 m2 m3, अगर तीन मान सेम है तो हम CF कैसे लेंगे, इन तीनों को हम m मान लेते हैं, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, तीन मूल है तीन कांस्टेंट आएंगे, जितने मूल उतने ही कांस्टेंट, ठीक है। e की पावर mx प्लस e की पावर आगे जैसे C1 C2 C3 C4 e की पावर m4x, जो भी आया आगे और बचे हुए अलग अलग मान है वो इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, जब m के मान हमें काल्पनिक प्राप्त हो या सम्मिश्र संख्या के रूप में प्राप्त हो तो हम इसका हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो केस थर्ड है, जब m के मान सम्मिश्र रूप में हो,
समिश्र रूप में हो, यानी कि m बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस माइनस आइटा बीटा इस रूप में हो। प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण हो या जो भी समीकरण हो, उसके जो मूल हम ज्ञात करते हैं वो एक अगर सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा उसका संयुग्मी मान प्राप्त होता है। द्विघाचार्य सूत्र में भी देखिए, अगर हम x की वैल्यू याद करते हैं द्विघात समीकरण की तो उसमें प्लस माइनस का चिन्ह आता है, क्योंकि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, उसका संयुग्मी मूल अवश्य होता है। तो इसका जो हल आएगा वो सबसे पहले हम देखिए समझते हैं इसको। c1 e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा x प्लस c2 e की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा x, ये हमने उसी तरीके से लिया है, दो मूल, एक प्लस वाला एक माइनस वाला जो सबसे पहले लिया था। इस तरीके से हम इसको और आगे सरल करते हैं। लास्ट का जो रिजल्ट है वो अपने को इसमें याद रखना है। c1 e की पावर अल्फा x डॉट e की पावर आइटा बीटा x प्लस c2 e की पावर अल्फा x डॉट e की पावर माइनस आइटा बीटा x। यहाँ e की पावर अल्फा x कांस्टेंट है, c1 यहाँ e की पावर आइटा, ये है एक आयलर प्रमेय, अगर याद हो तो e की पावर आइटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी जगह थीटा की जगह बीटा एक्स है तो इसका हो जाएगा कोस बीटा एक्स प्लस आइटा साइन बीटा एक्स। इसी प्रकार इसमें c2 अलग करते हैं और यह आ जाएगा कोस बीटा एक्स माइनस आइटा साइन बीटा एक्स। ठीक है, अब e की पावर अल्फा एक्स, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, c1 अलग करते हैं, c2 अलग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में c1 प्लस c2 हो जाएगा कोस बीटा एक्स, कॉस बीटा एक्स इसमें से और इसमें से हमने कॉमन लिया है, प्लस आइटा c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स। ये मान सरल करने के बाद में प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है और ये अवकल समीकरण में हम कांस्टेंट कोई भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब कांस्टेंट को एक जगह करना है। तो अल्फा एक्स इसको हम a लिख देते हैं, a कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ये हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो अपने को लास्ट में याद रखना है, या फिर हम इसका CF ऐसे याद रख लो। c1 c2 वाले ये है तो इसको भी हम c1 c2 में ही याद रखते हैं। तो इसका जो CF होगा e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये इसका रिजल्ट अपने को याद रखना है जब m बराबर हमें अल्फा प्लस आइटा बीटा प्राप्त हो। तो m बराबर अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा हो तो हम यहाँ c1 cos बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स, ये बीटा एक्स यहाँ बीटा वाला आएगा, अल्फा एक्स अल्फा है यहाँ बाहर हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है CF ज्ञात करने की, तीनों से हम अलग अलग कंडीशन में CF का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। बाकी PI ज्ञात करना हो, नेक्स्ट जो होगा CF के बाद में हम देखेंगे PI ज्ञात करना, लेकिन इसके लिए पहले हम एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो, उसके काफी सारे तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सरल करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जो अवकलित पद है उसके जो गुणांक है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये अवकल समीकरण हम इसी तरीके से ही इसको
हल करेंगे। सबसे पहले ये देखना है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर आगे की जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है तो सबसे पहले हम इसको हल ज्ञात करने के लिए, आगे इसमें 0 है तो पी आई इसका होगा नहीं, यहां तक हम ज्ञात करते हैं वो इसका सी एफ होता है। तो सबसे पहले हम दी गई अवकल समीकरण को अवकलित पद के रूप में, संकारक के रूप में लिखते हैं 6d प्लस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसकी सहायक समीकरण बनाते हैं, ए ई एम कर देंगे डी की जगह प्लस 11 एम माइनस 6 और एम करने के बाद में बराबर में 0। ठीक है, अब हम यहां पर देखिए एम की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड करना है इस क्यूब की इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ m बराबर 1 करते हैं। देखिए 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 हुआ कि नहीं हुआ। m बराबर 1 रखने पर इस समीकरण का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। इसलिए क्यूब के समीकरण के गुणनखंड करने आते हैं सबको, 3 बार इसको लिख देते हैं, m स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ हो गया m क्यूब माइनस एम स्क्वायर, अपने को 6 चाहिए तो माइनस 5m यहाँ और लिखते हैं, माइनस 5m स्क्वायर, ये देखो 6m स्क्वायर हो गया। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5m आएगा, यहाँ अपने को 11m चाहिए तो 6m से और माइनस का 6, ये पूरा हो गया। तो हमें देखो कौन कौन से गुणनफल प्राप्त हुए, एक तो m माइनस 1 आ गया, एक इनके बाहर का माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, ये द्विघात सूत्र से या गुणनखंड करके हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। द्विघात समीकरण है और ये क्यूब की समीकरण के हमने हल किया है, बाकी ये आपको आता है, पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हो। तो अब हम इस समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए जो m के जो मान हमें प्राप्त हुए वो सारे मान क्या प्राप्त होंगे, m के मान यहाँ पर, यहाँ m बराबर 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। तो m की जो वैल्यू है वो हमें इसमें अलग अलग प्राप्त हुई। इसलिए कौन सी कंडीशन लगेगी, इसमें फर्स्ट कंडीशन लगेगी और इसका CF आएगा C1 e की पावर m1x 1x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x और इसका जो व्यापक हल आएगा वो CF और PI को जोड़ने पर होगा, PI इसमें है नहीं तो CF इसका हल हो गया, क्या हो गया इसका हल, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x, ये इसका हमें अभीष्ट हल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूछी जा सकती है। अगर बड़ा क्वेश्चन, इसमें से क्या कि ज्यादातर बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो उसमें हमें पीआई भी याद करना पड़ता है। तो पीआई के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके वीडियो हम देखेंगे आगे कल।